हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 18 विराम। विराम का अर्थ होता है रुकना। लिखित भाषा में जिस प्रकार लिपि, चिन्हों और वर्तनी का महत्व है, उसी प्रकार विराम चिन्हों का भी महत्व है। वाक्य के शुद्ध उच्चारण एवं भावों की शुद्ध अभिव्यक्ति के लिए जहाँ हमारी जीवा विश्राम के लिए रुकती है, उसे सूचक चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं तो बात करते वक्त तो हम रुक सकते हैं कि उसने ऐसा कहा। वो जो राम मोहन और सोमन वहां जा रहे हैं, पर अगर हम उसमें लिखेंगे तो लिखते वक्त भी तो हमें क्या होना चाहिए, समझ आना चाहिए कि जो लिखने वाला है वो क्या समझाना चाह रहा है। तो जैसे हम ली वचन का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही हमें विराम चिन्ह का भी ध्यान रखना चाहिए। तो भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब इनको हम देखते हैं महत्व क्या होता है, मतलब इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो प्रत्येक भाषा में सही सटीक अभिव्यक्ति के लिए विराम चिन्ह आवश्यक है। विराम चिन्हों के अभाव में कभी कभी अर्थ परिवर्तित और असंगत भी हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो। अब देखो, हमने नॉर्मल पढ़ा, अब इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ यह स्पष्ट नहीं होता कि वाक्य में बोलने वाला रोकने के लिए कह रहा है या रोकने के लिए कह रहा है। देख, रोकने के लिए कह रहा है या रोकने के लिए कह रहा है। तो इसी वाक्य को पुनः देखिए। रोको मत जाने दो, यानी उसे रोको, जाने मत दो, और रोको मत जाने दो। अब देखो, इसी को अगर हम ऐसे लिख दे, रोको मत जाने दो, तो अगर हम इसको करें रोको मत जाने दो, कि इसको रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब क्या हो गया। और अगर हम इसी को क्या करें, इसी कॉमा को अगर हम ना लगा दे तो रोको उसे जाने मत दो, यानी उसे हमें रोकना है। तो सिर्फ एक कॉमा की वजह से हमें वाक्य में क्या पता चल गया कि जो कहने वाला है वो क्या कहना चाह रहा है। फिर देखो, हमारे पास बहुत तरह के चिन्ह होते हैं। कौन कौन से? अल्प विराम, योजक चिन्ह, प्रश्न सूचक, कोष्ठक, अर्थ विराम, निर्देशक, पूर्ण विराम, विवरण, अर्थधर्म, विस्मय सूचक और लाघव। तो हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले अल्प विराम यानी कॉमा। तो पढ़ते या बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, यानी जब हमें वाक्य में थोड़ा सा रुकना हो। जैसे हमने अभी जो वाक्य पढ़ा, तो सीता, नीता और सुनीता सभी बहनें, यानी ये तीनों क्या है, बहनें हैं। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा गैप लेना है। यह सुंदर वृक्ष जो तुम देख रहे हो अशोक का है। तो देखो, जहां भी कॉमन है वहां हमें थोड़ी देर रुकना है। अर्ध विराम यानी एक डॉट और कॉम। तो जहां अर्ध विराम से कुछ समय अधिक रुकना हो, वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे गुरुजी के प्रवचन में मग्न है, भला जल्दी कैसे आ सकते हैं। तो वहां से थोड़ा ज्यादा हमें थोड़ा सा गैप लेना है, तो हम अर्ध विराम का यूज करते हैं। फिर पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो सबको पता है, जब भी कोई वाक्य खत्म हो जाता है उसके जो अंत में लगता है, जैसे वह मेरठ गया, तो पूर्ण विराम, यानी जब वाक्य खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, उसके अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। योजक चिन्ह यानी ऐसे। तो योजक का अर्थ है जोड़ने वाला, यानी जो चीजों को जोड़े। जो चिन्ह दो पदों को आपस में जोड़ता है वह योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे माता और पिता, सीता और गीता। तो और न लगा के हमने बीच में ये वाला साइन लगा दिया, इसको हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। फिर निर्देशक चिन्ह। यह योजक चिन्ह से आकार में बड़ा होता है। विषय विभाग संबंधी प्रत्येक शीर्ष के वाक्यों, वाक्यांशों अथवा पदों के मध्य समय या भाव को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यही सेम साइन होता है योजक वाला ही, पर थोड़ा सा बड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। तो उन्होंने किसी कोई चीज कोई कह रहा है तो हम थोड़ा उसको बड़ा सा साइन। फिर विवरण चिन्ह, यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि इसके ये भेद हैं, ये प्रकार है, तो वहां पर हम विवरण चिन्ह लगा। तो कोई भी विवरण देने के लिए विवरण से पूर्व जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विवरण चिन्ह कहा जाता है। जैसे
वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। फिर प्रश्न सूचक, यानी जब हम किसी से प्रश्न पूछेंगे तो तुम्हारा नाम क्या है, वह कौन है, ये जब भी हम किसी से कोई भी चीज पूछेंगे तो तब क्या आएगा, प्रश्नवाचक। फिर विस्मय सूचक, यानी ये वाला साइन, तो विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, हम खुश हैं, दुखी हैं, उदास हैं, तो उस समय क्या आता है, विस्मय सूचक। जैसे कि भगवान यह क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, विस्मय सूचक का साइन आ गया। फिर उद्धरण चिन्ह, यानी देखो क्या होता है, कॉमा या फिर इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल या फिर डबल वाले। तो किसी की उक्ति को यथावत अद्भुत करने हेतु उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। हरीशन बच्चन, हरीश राय बच्चन कविता आई रवि की सवारी में सूर्य का अंत सुंदर वर्णन है, यानी उनके बुक का नाम एज इट इज दिया हमने, तो इसको हम भी किसमें करा, इन्वर्टेड। और डबल इन्वर्टेड कॉमा में किसको करते हैं, जब हम उनकी बात एज इट इज बुक कि गांधी जी ने कहा था करो या मरो, तो ये इनका नारा है, स्लोगन है, तो इसको हमने डबल वाले कॉमास में रखा है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह। फिर कोष्ठक चिन्ह, यानी जो हम ब्रैकेट्स बनाते हैं, ये वाले ऐसे वाले, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोष्ठक। तो इनका प्रयोग पद का अर्थ बताने के लिए, कर्म सूचक अंकों एवं अक्षरों को शब्द से अलग व्यक्त करने के लिए, नाटक या एकांकी के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें कोष्ठक के भीतर लिखा जाता है। जैसे लिंग के दो प्रकार होते हैं, पहला पुल्लिंग तथा दूसरा स्त्रीलिंग। तो देखो हमने वन को ब्रैकेट में बंद कर दिया, यानी कोष्ठक में बंद कर दिया, तो हम ऐसे भी उसको यूज कर सकते हैं। फिर लाघव, यानी ये हम छोटी जीरो बना देते हैं। तो शब्दों को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रोफेसर, प्रोफेसर को अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, प्रो लिखा और फिर डॉट बना दी, ऐसी डॉक्टर, डॉक्टर तो सबको पता होगा, ये लिखा और ऐसे ये हमने लाघव चिन्ह बनाते। तो मेरठ विश्वविद्यालय को हमने कैसे लिखा, मेरठ विश्वविद्यालय। तो जब हम कोई बड़े से नाम को छोटा करके लिखते हैं तो वहाँ पर हमें लाघव चिन्ह का यूज करना पड़ता है। तो अगर बच्चों आपको सही से सारे चिन्हों का यूज करना होगा, तो आज के इतना ही, थैंक यू।